Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammed Zulkifli. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमारी फर्स्ट ईयर जो न्यू बुक है बायोलॉजी की इसका चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। स्टूडेंट्स आपको बताया कि अब बुक्स चेंज हो गई हैं और बायोलॉजी की न्यू बुक जो है वो अवेलेबल है, आप लोग उसे देख सकते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई जिसके डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में उस वीडियो का लिंक, उस बुक का लिंक जो है वो अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स और सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं ये टर्म हमारे लिए फर्स्ट ईयर के अंदर ये नई नहीं है, क्योंकि हमने इसको 9th क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है। आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेल्स एंड टिश्यूज पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने सेल्स और सेल के अंदर पाए जाने वाली कई सारी ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया होगा। तो हमने इस चैप्टर के अंदर उसी सेल को और उन्हीं ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करना है, बस ये है कि थोड़ा डिटेल से हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर सेल सिग्नलिंग को पढ़ेंगे, इसके अलावा हम स्टेम सेल्स को पढ़ेंगे और सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस चीजों की ट्रांसपोर्ट जो है वो किन प्रोसेसेस के थ्रू होती है, हम लोग उन प्रोसेसेस को भी देखेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले जो है वो सेल को देखते हैं। स्टूडेंट्स हम कहते हैं सेल जो है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल की ये डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है। सेल क्या है? जिंदगी को बनाने वाला भी सेल है और जिंदगी में फंक्शन को परफॉर्म करने वाला भी कौन है? सेल है। हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी बॉडीज हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई हैं, और जब हम उनके अंदर देखते हैं कि फंक्शंस परफॉर्म कौन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली फंक्शंस भी उनके अंदर सेल्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हम कहते हैं कि जो जिंदगी को बनाती है चीज वो भी सेल है और जो जिंदगी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करती है वो भी सेल है। तो स्टूडेंट्स आए हम सेल की डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो है वो जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई है। जिस तरह अगर मैं आपको एक दीवार की एग्जांपल दूं, एक दीवार जो है वो किस तरह ईंटों से मिलकर बनी है। अब उस दीवार को देखेंगे ना, आप एक ईंट है वो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है और वो रिपीट होकर पूरी दीवार बना रही है। जिस तरह दीवार के अंदर ईंट हैसियत रखती है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर और बल्कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी बॉडी के अंदर सेल की अहमियत है। सेल्स जो है उनकी बॉडीज के बेसिक यूनिट्स हैं। सेल्स उनको बनाते हैं और उनके अंदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। मेकिंग अप एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो है ये क्या है? ये जिंदगी की बुनियादी इकाई है जो कि जितने भी जानदार हैं तमाम को बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब लाइफ क्या है? लाइफ कहते हैं जिंदगी को। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या चीज है? तो हम लाइफ को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप हैं और आपके पास कहेंगे एक चेयर पड़ी हुई है, आप में और चेयर में क्या फर्क है? ठीक है, अब चेयर एक नॉन लिविंग है, आप एक लिविंग है। अब कैसे साबित करेंगे कि वो एक नॉन लिविंग है? तो स्टूडेंट्स ये जो लाइफ है ना, आप कैसे साबित करेंगे? साबित करने के लिए हमारे बुक के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि लाइफ के मोस्ट बेसिक कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की, जिनको हम आज स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे इस बुक ये जो पहला लेक्चर है ना, इसके अंदर हम एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फर्क करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सेल की डेफिनेशन आपने पहले सेल की डेफिनेशन की हेडिंग दे लेनी है। इसके बाद क्या करना है? आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग देनी है। अब आपके बुक में डालें, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट है तो आप ये भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो बताना क्या चाह रहा है। फ्रेंड्स ये असल में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। या आपने 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा कि जब सेल्स आपस में मिलते हैं ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल्स की तरतीब। अब कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनका जिस्म जो है सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होता है, इन जानदारों को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जानदार हैं जिनकी जो बॉडी है वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, इनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। सिर्फ वो कहते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर जानदार के दो इकसाम है। ठीक है, ये लाइन मैंने लिखी है ताकि आप लोगों को कैटेगराइज करना, आप लोगों को समझना आसान हो कि वो बताना क्या चाहता है। असल में बता रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेल से तरतीब पाते हैं तो उनके लिहाज से दो तरह के जानदार हैं, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब क्या होता है? एक ऐसे जानदार हैं जो कि एक ही सेल पर मुश्तमिल है, और मल्टी का मतलब क्या होता है? कई सारे, बहुत सारे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार हैं जो कि बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है।
स्टूडेंट्स वो कहता है सिंगल सेल कैरीज आउट का मतलब होता है अमल में लाना ऑल फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। एक जो सिंगल सेल है जिंदगी के लिए जितने भी फंक्शन जरूरी हैं उन तमाम के तमाम को एक ही सेल के अंदर जो है वो परफॉर्म करता है, एक ही सेल के अंदर हो रहे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनकी बॉडी में एक ही सेल है। तो जाहिर सी बात है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में एक ही सेल है, जितने भी रिएक्शन होंगे, जो भी प्रोसेसेस होंगे उस जानदार के अंदर, वो सब उसी एक सेल के अंदर हो रहे होंगे। फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल आपके अंदर अमीबा है और पैरामीशियम है। अमीबा और पैरामीशियम। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा और क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हो सकती है? हमने 9th क्लास में पढ़ा। आप लोग यहाँ पे ल्यूबिना लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे पैरामीशियम लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। क्लियर? फ्रेंड्स यहाँ पे अमीबा आपने देखा होगा कि इसकी पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती है, ठीक है, ये बेतरतीब सा होता है अमीबा। और बैक्टीरिया आपने देखा होगा, ठीक है, आपने 9th क्लास के अंदर इसको डिस्कस किया होगा, इस तरह बैक्टीरिया की शेप होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जानदार हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, इनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दे आर कंपोज्ड ऑफ, ये मुश्तमिल होते हैं न्यूमेरियस। न्यूमेरियस का मतलब होता है बहुत सारे। स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मखसूस, ठीक है, सेल्स दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं टू सस्टेन लाइफ। सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना। जो मुश्किल वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता उनके मानी के लिए क्लियर करें। सस्टेन लाइफ का मतलब है बरकरार रखना, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरियस स्पेशलाइज्ड। अब इससे क्या हमारा, अगर हम अपनी एग्जांपल लेना, वी एज अ ह्यूमंस हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों सेल्स पड़े हुए हैं। अब देखें जो सेल्स मेरी स्किन के अंदर है वो अलग काम है। अब वो खास सेल्स हैं जो कि स्किन का काम करेंगे। जो सेल्स मेरे दिमाग के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते थे या नर्व सेल्स कहते थे, तो उनका अपना काम है। इसी तरह जो मेरे लिवर के अंदर सेल्स है उनका अपना काम होगा। मेरे जो हार्ट के सेल्स हैं, ठीक है, हार्ट की सेल्स है उनका अपना काम होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे स्पेशलाइज्ड हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये सब इकट्ठे होकर अपना अपना काम परफॉर्म करके पूरी लिविंग बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जब पूरी लिविंग बॉडी का फंक्शन परफॉर्म होता है तो ही जिंदगी बरकरार रहती है, तो ही लाइफ सस्टेन रहती है। यहाँ पे ये लिखते हो कहते हैं कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड खास किस्म के सेल्स मिलकर बने होते हैं तो इकट्ठे काम करते हैं और जिंदगी को बरकरार रखते हैं। अब इसके फर्स्ट एग्जांपल क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। इसके अलावा इसमें फंजाई भी आ जाएंगे और प्रोटिस्ट भी आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, हम चैप्टर नंबर 1 में भी लिखा हुआ है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास 5 किंगडम्स हैं, क्योंकि अब आपकी जो न्यू बुक है इसमें 6 किंगडम्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो जो किंगडम्स हैं उनमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, ये सारे। अब जो प्रोटिस्टा है ना उसमें कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सारे मल्टीसेलुलर है। तो यहाँ पे एग्जांपल में प्लांट्स एनिमल्स के साथ एक फंजाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आपको पता है अमीबा जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ जानदार जो है यूनिसेलुलर है और कुछ जो है वो मल्टीसेलुलर है। इसको आपने ध्यान में रखना है और इसको हम मजीद जो है जब चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी करेंगे तो वहां पे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए ना लाइफ की डेफिनेशन लिखी है। अभी आपकी बुक में नहीं लिखी लेकिन आप लोग इसे लिख लें, ठीक है। आप रजिस्टर में लिख लेंगे बस लाइफ क्या है। कभी आप सब पूछ लेते हैं कि व्हाट इज लाइफ, तो आप क्या बताएंगे? फ्रेंड्स लाइफ हम कहते हैं लाइफ इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। जिंदगी क्या है? एक खसूसियात का मजमूआ है। सेट कहते हैं मजमूए, ठीक है। सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऐसी खसूसियात का मजमूआ है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है स्टूडेंट्स फर्क करना। डिस्टिंग्विश का क्या मतलब होता है? फर्क करना, अलग अलग करना। जिंदगी क्या है? ऐसी खसूसियात का मजमूआ है जो कि अलग अलग करती है, जो कि फर्क करती है। किसमें फर्क करती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदारों के अंदर एंड नॉन लिविंग थिंग्स और बेजानदार चीजों के अंदर फर्क करती है। वो जो खसूसियात का एक मजमूआ है इसे हम स्टूडेंट्स लाइफ कहते हैं। तो लाइफ क्या है? लाइफ इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यहां पर एक रेफरेंस मान गया प्रॉपर्टीज। अब आपकी बुक के अंदर बेसिकली ये प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बिना पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है फर्क कर सकते हैं, फर्क कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर 7 प्रॉपर्टीज हैं जिनको डिस्कस किया गया है। आपको 7 प्रॉपर्टीज के तरतीब से, ठीक है, नाम याद होने चाहिए। आपको निमोनिक बनाने को याद रखने के लिए तो बहुत आसान है। आप एक दो पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स आपने नामों को याद रखना, उनके अंदर जो डिटेल्स हैं इनको भी आप लोगों ने याद रखना है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। स्टूडेंट्स देखते हैं, वो कहते हैं 7 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ।
अब हमारे पास इस लाइफ की जो 7 बुनियादी खसूसियात हैं, कौन कौन से 7 बुनियादी खसूसियात हैं जो कि जिंदगी की है और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मौजूद होंगी। स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स ये जो मूवमेंट है ना, अब ये लाइफ का करेक्टर है कि नहीं है, अब ये डिबेट है। अब अगर हम देखें, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम एनिमल्स, हम तो मूव कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं ना, तो वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है, जो कि जिंदा जानदार नहीं है, वो आप ये समझ लें वो मूव नहीं करते, ठीक है, वो साइल है, वो रुके होते हैं। अब ये टर्म मैंने इस्तेमाल की SESSILE, साइल। साइल कहते हैं साकल को, ऐसे जानदार जो मूव नहीं कर सकते। नहीं तो एक और एग्जांपल लेना है प्लांट्स के, प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते। लेकिन इन जानदारों के अंदर वैसे मूवमेंट्स नहीं होती, लेकिन इनके अंदर मूवमेंट ऑफ पार्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है सूरज के डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझ आ रही है फ्रेंड्स? इसी तरह आपने ठीक है छुई मुई का पौधा एक होता है, आपने वो देखा होगा, उसको टच करें फौरन से मूव कर लेता है, अपने पत्तियों को बंद कर लेता है। तो इस किस्म के मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर देखने में मिलती हैं। तो थोड़ी बहुत मूवमेंट्स जो हैं कि जानदारों के अंदर देखने में मिलती हैं। तो जो मूवमेंट है हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, करेक्टर तस्वर करते हैं कि जो जिसमें मूव कर रही हैं वो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? अब फिर देखिए सेल्स कैन मूव। ये जिंदगी की बुनियादी खसूसियात है ना, जो सबसे पहले जो मूवमेंट है इसमें जो सेल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, हरकत कर सकते हैं। अब फ्रेंड एग्जांपल देखिए, अगर आप स्पर्म सेल्स, फ्रेंड स्पर्म सेल्स आपको पता है कि मेल गैमेट्स है और इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, इनका आगे हेड होता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और फिर इस तरह से इनकी टेल होती है, ठीक है, इस तरह एक स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो टेल है ना, इसे फ्लैजेला कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फ्लैजेला कहते हैं। और फ्लैजेला आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया, जैसे हमने आपने नाम बताया ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में आपको टेल नजर आ रही है, इसे भी फ्लैजेला कहते हैं। तो फ्रेंड्स स्पर्म के पास एक टेल होती है फ्लैजेला, इसकी मदद से क्या करता है, वो मूव कर सकता है, ठीक है, इसकी मदद से वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो स्पर्म से इनके पास फ्लैजेला होता है और इस फ्लैजेला की मदद से वो विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो मूव कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सीखा WBCs। WBCs का मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। आपके बात बताना चाहिए कि हमारा जो ब्लड है, हमारे खून के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एक को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये बात हमें बड़ी हुई है। कौन कौन से स्टूडेंट्स? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पर थोड़ी इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं, लेकिन ये आप ये कहें कि ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमारी बॉडी की किस्म की आर्मी है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो बाहर के जितने भी फॉरेन एजेंट्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, उनके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देते हैं। और प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर खून को जमाने का काम करते हैं। कहीं पर कोई कट वगैरह लग जाते हैं तो वहां पे फौरन से आके प्लेटलेट्स जमा होते हैं, वहां पे खून को जमा देते हैं। तो खून के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, मैंने आपको बताया कि आर्मी है हमारी बॉडी की, तो ये जो है व्हाइट ब्लड सेल्स की मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब फर्स्ट करें ये जो है, मैं आपको एक ब्लड वेसल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट करें खून की नाली है। अब ये खून की नाली है और यहाँ पर इसके अंदर ये व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेम है। अब फर्ज करें कि बॉडी में कहीं पर कट लग गया। अब फ्रेंड्स कट लग गया तो बाहर से आप ये करें, ये इमेजिन करें कि ये बैक्टीरिया आ गए, ये क्या आ गए, ये फर्ज करें बैक्टीरिया आ गए। तो अभी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स अपनी शेप को चेंज करेंगे, ठीक है, अपनी शेप को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और जिस तरह गोल है ना, आपको इस तरह से नजर आएंगे, इस तरह से इनकी शेप हो जाएगी। और ये इस तरह की शेप के बाद इस तरह से फिर आ जाएंगे ब्लड वेसल से और बाहर आकर इन जरासीम को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर यही लिखा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स मूव करते हैं ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम कहते हैं सर, ब्लड स्ट्रीम का मतलब जो बहता हुआ खून होता है, जो फ्लोइंग ब्लड है, जो खून की नालियों के अंदर जो है वो ब्लड स्ट्रीम है, जो खून बह रहा है, वहां से व्हाइट ब्लड निकल कर आते हैं और जरासीम से जहां पे इंफेक्शन हुआ है, जहां पे जरासीम आकर बैठे हैं, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं व्हाइट ब्लड सेल जरासीम को खत्म करते हैं। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद सेल के अंदर ऑर्गेनाइज जो है वो मूव करने की सारी रखती हैं। सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनाइज मूव कर सकती हैं। अब ये किस तरह से करती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर जिसके अंदर इवॉल्व होते हैं, ये हम इंशाल्लाह साइटोस्केलेटन के अंदर इसको स्टडी करेंगे। तो मेरा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सेल के अंदर जो जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं वो भी मूव कर सकती है। क्लियर? दोस्तों से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी को हम देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का लफ्ज़ी मतलब होता है ग़िज़ाइयत।
गजाइयत का मतलब क्या, मतलब कि गजा खाने से मुंसलिक होगा कुछ। अब न्यूट्रिशन में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ऐसी चीजें जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा हूँ, प्रोटीन्स ले रहा हूँ, लिपिड्स ले रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी चावल की शक्ल में ले रहा हूँ, प्रोटीन्स में गोश्त की शक्ल में ले रहा हूँ, दालों की शक्ल में खा रहा हूँ। जो लिपिड है वो मैं मिल्क से ले रहा हूँ या फिर फैट से या फिर घी से ले रहा हूँ। तो जो सारी चीजें हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की भी ना आगे टाइप्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और इनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा तादाद के अंदर चाहिए होते हैं, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। इसी तरह कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कम मिकदार में चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे कि विटामिन्स हो गए, ठीक है। अब इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर एक खास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। न्यूट्रिएंट्स हम खाना खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उस खाना खाने से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सेल की साख्त बनाते हैं, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, इनको चलाते हैं। फ्रेंड्स आइए हम इसको देखते हैं। वो कहते हैं obtain nutrients, the cells हैं obtain nutrients from the environment। समझ की बात है, हम जितने भी nutrients हैं वो अपने environment से हासिल करते हैं। environment का क्या मतलब है, जो हमारे जो माहौल है इससे हम हासिल करते हैं। हम रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, जैसे बात है हम जमीन से लेते हैं, जमीन से उगती है, वो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स उन्हें तैयार करते हैं, फिर हम उन्हें लेते हैं। फ्रेंड्स अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं किससे चाहिए होते हैं, टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करके मैंने आपको बताया खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स खाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हैं। बिल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, जो सेल के अंदर आपको पता है कि अगर आप सेल मेम्ब्रेन को देखें ना, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को देखें तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, इसको वैसे आगे भी देखेंगे। तो जो हम खाना वगैरह खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, वो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ड्राइव करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ठीक है। सामने का वो ड्राइव कर रहा है, बाइक ड्राइव कर रहा है, ठीक है, बाइक हम कार चला रहा है। इस तरह ड्राइव बायोकेमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग बॉडीज के अंदर हो रहे हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कह देते हैं। तो ये क्या करते हैं, कई सारे केमिकल रिएक्शंस को चलाते हैं। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको एग्जांपल दी विटामिन्स की, मैंने आपको बताया ना विटामिन्स क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कम मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा, और हम इस चैप्टर में भी देखेंगे जब हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, कि ये जो विटामिन्स है ना स्टूडेंट्स, ये कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं। कोफैक्टर आपको पता है ना क्या होता है, कोफैक्टर एक ऐसी चीज है जो कि एंजाइम को उसका काम करने में हेल्प आउट करती है, मदद देती है। तो जो विटामिन्स हैं वो कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं। और जो कोफैक्टर के तौर पर काम करेंगे क्या करती है, बेसिकली एंजाइम्स का काम क्या है, एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। और कुछ खास एंजाइम्स को विटामिन्स की मतलब कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। तो इस सेंस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को भी करवाते हैं। क्लियर, डिफरेंट क्लोरीन करना कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और फिर से नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। और फिर जो प्रॉपर्टी है ना रेस्पिरेशन, ये भी लाइफ की एक प्रॉपर्टी है। अब इसमें होता क्या है, सिर्फ रेस्पिरेशन आमतौर पर जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। हमारे सराउंडिंग में तो भी रेस्पिरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रेस्पिरेशन में जो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से मुराद है ब्रीथिंग, जिसको हम सांस लेना भी कहते हैं, ठीक है। आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम एक और नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी और 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, एक जो सेल है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक ही सेल है। अब इस सेल क्या करता है, ये ब्लड से ऑक्सीजन को लेता है और इसके अंदर जो ग्लूकोज पड़ी होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या पड़ी है, ग्लूकोज। अब बाहर से ऑक्सीजन को लेता है, इस ग्लूकोज की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ता है और इससे क्या बनता है फ्रेंड्स, इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एक चीज बनती है एटीपी। एटीपी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये टर्म आप लोगों के लिए नई नहीं, आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। एटीपी स्टूडेंट्स हम किसे कहते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी फंक्शनिंग होती है, वो सब एटीपी परफॉर्म करवाती है, ठीक है। एटीपी उसके लिए बहुत जरूरी है, इसी वजह से बुक में लिखा हुआ है
एटीपी पावर सेलुलर एक्टिविटीज, सेल के अंदर जितनी भी सरगर्मियां हो रही हैं उन सबको जो पावर प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो एटीपी करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए रेस्पिरेशन, सेल्स जनरेट एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, सेल्स जो है वो रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी जनरेट करते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या करते हैं वो ब्रेक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड जनरेट एटीपी विद पावर सेलुलर एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन के मौजूदगी में दोनों के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एटीपी बनाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स एटीपी है ये सेलुलर एक्टिविटीज को पावर प्रोवाइड करती है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी चीजें जो है क्लियर हो गई हैं। स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम है एक्सक्रीशन। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सक्रीशन है ये भी आप लोगों के लिए टर्म नहीं है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर जब आपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, किडनी वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने एक्सक्रीशन को देखा था। इसके अलावा आपने होमियोस्टेसिस में एक्सक्रीशन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। एक्सक्रीशन होता क्या है फ्रेंड्स? एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी बॉडी से ठीक है मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ठीक है, मेटाबॉलिज्म सबसे पहले आपको पता चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एक जानदार के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको मजमूई तौर पर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और उस मेटाबॉलिज्म के नतीजा में जो वेस्ट बनता है उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कह देते हैं। तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना उसको बॉडी से बाहर निकालना स्टूडेंट्स इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और इस एक्सक्रीशन के अंदर जो है ये लाइफ की प्रॉपर्टी है कि वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। सेल्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसफर। यहाँ पर सेल्स हैं वेस्ट प्रोडक्ट, जो फजूल चीजें हैं, जो सेल्स के काम की चीजें नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको सेल क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं। इसके प्रोसेस से एक डिफ्यूजन और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स इनमें फर्क क्या होता है? डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे इससे आगे। डिफ्यूजन हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लिख लें इसके ऊपर, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। चीजों का ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। और फिर दूसरा हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जस्ट एक्टिव का मतलब होता है मतलब एनर्जेटिक, आप ये सुनो, ट्रांसपोर्ट का मतलब मुंतकिल करना। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है एटीपी की शक्ल में। अब एनर्जी क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम चीजों को कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ भेज रहे हैं। फिर फ्रेंड्स इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि फर्ज करें कि ड्रम आपने ऊपर रखा हुआ है, टैप नीचे है, टूटी नीचे है, टूटी को ओपन करेंगे ड्रम जो है वो ठीक है पानी ड्रम से नीचे आ जाएगा। अब आपको किसी किस्म की एनर्जी लगानी नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि वहां पे एनर्जी पहले ही स्टोर है। लेकिन जब आपने नीचे से पानी ऊपर भेज दिया तो आपको मोटर चलानी पड़ेगी, पंप चलाना पड़ेगा जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पानी को फिर ऊपर जाएगा। तो जब कभी भी कम तादाद ज्यादा तादाद की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ आना सिस्टम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो सेल्स हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो अपनी बॉडी से अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सेल के अंदर जमा नहीं होते, लेकिन वो सेल के अंदर जमा नहीं होते जिसकी वजह से सेल के अंदर जो टॉक्सिक चीजें हैं ना, टॉक्सिक चीजें हैं उनका लेवल भी क्या रहता है? कम रहता है। क्लियर? तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का स्टूडेंट आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है कि होमियोस्टेसिस क्या होती है। होमियोस्टेसिस स्टूडेंट हम कहते हैं होमियोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जानदार क्या करते हैं अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, चाहे बैरूनी एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी होता रहे। इसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जो कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो ग्लूकोज की तादाद है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। ये सेल्स की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए कहते हैं सेल्स मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। सेल्स क्या करते हैं वो एक स्टेबल एक मतवाजुन अंदरूनी माहौल जो है उसको मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं। कैसे? बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कैसे स्टूडेंट? वो जो सेल की मेम्ब्रेन है, जैसा ये देखें आप, ये सेल है, इसकी मेम्ब्रेन है। अब फर्ज करें कि सेल के अंदर जो है एक चीज का लेवल, पर्टिकुलर चीज का लेवल ज्यादा हो गया, तो वो सेल क्या करेगा? अब ज्यादा हो गया, अब सेल उसको मजीद अंदर आने नहीं देगा। सेल क्या करेगा? उसको मजीद अंदर आने नहीं देगा। तो सेल ने क्या किया? होमियोस्टेसिस को मेंटेन करके अपने अंदर जितनी उसे चीज चाहिए थी जब वो मुकम्मल हो गई है तो सेल उसके अंदर नहीं आने देगा। तो इस मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट के थ्रू चीज को क्या करेगा? सेल अपने अंदर के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसको स्टेबल रखेगा, इसको स्टेबिलिटी है इसको खराब नहीं होने देगा। इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ का आपको सिंपल मतलब पता है। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ठीक है, साइज में इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज इन साइज को कहते हैं। अब फ्रेंड्स ग्रोथ कैसे होती है आपको बताया कि जो बच्चा जो है जितनी अच्छी उसकी न्यूट्रिशन होगी, डाइट होगी, उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। तो बेसिकली होता क्या है, सेल्स को जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए सेल अपने स्ट्रक्चर्स को बनाता है।
जब सेल अपने स्ट्रक्चर्स को बनाता है तो सेल मजीद डिवाइड करता है और डिवाइड करने के नतीजा में जो क्या होती है जानदार की ग्रोथ होती है। यहाँ पे देखिए सेल ग्रो बाय टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सेलुलर कंपोनेंट्स। सेल्स ग्रो करते हैं कैसे? न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, जो खाना वगैरह हम खाते हैं उसको लेते हैं और अपने कंपोनेंट्स बना के फिर उससे नए सेल्स बनाते हैं और फिर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं साइज के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो ग्रोथ है ये भी एक लिविंग और लाइफ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक चेयर जो है वो पड़ी हुई है यहाँ पर, ऐसा नहीं 10 साल बाद वो चेयर जो है बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो ग्रोथ है सिर्फ लाइफ की एक प्रॉपर्टी, तो आप उसको भी ध्यान में रखें। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बार बार पैदा करना। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें एक जानदार अपनी नई नस्ल को पैदा करता है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है ना, यहाँ पे हम बेसिकली सेल्स की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेल्स का पैदा होना। अब सेल्स का पैदा होना मतलब इसे हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो सेल की तकसीम है ना, ये दो प्रोसेसेस के थ्रू होती है। एक को हम कहते हैं माइटोसिस और एक को हम कहते हैं मियोसिस। माइटोसिस में स्टूडेंट्स क्या होता है? एक पेरेंट सेल, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, एक पेरेंट सेल जो है वो तकसीम करके दो नए डॉटर सेल्स बनाता है और उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद वही होती है जो कि पेरेंट सेल के अंदर थी। अगर करें यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स है, हम इंसानों की बात करें ना, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर भी 46 होंगे और इसके अंदर भी 46 होंगे। ये है माइटोसिस। अब माइटोसिस क्यों होती है, कब होती है? मिसाल के तौर पर बॉडी में कहीं कट लग गया, अब वहां पे सेल्स की डेथ हो गई, अब वहां पे नए सेल्स चाहिए, तो इस बॉडी क्या करेगी? वहां पे माइटोसिस के थ्रू नए सेल्स बनाएंगे बिल्कुल वैसे, तो वहां पे आकर उन सेल्स को लगा देगी। यहाँ पे देखिए माइटोसिस आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, बिल्कुल जिस तरह पेरेंट सेल है ना, इसी तरह ये जो है डॉटर सेल्स है जो बिल्कुल इसी तरह के होंगे। डॉटर सेल्स किसी कहते हैं? बनने वाले नए बनने वाले स्ट्रक्चर में डॉटर सेल्स कहते हैं। आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बिल्कुल एक जैसे डॉटर सेल्स होते हैं पेरेंट सेल्स की तरह फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। एक तो ग्रोथ के लिए मैंने आपको अभी बताया ना, सेल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और फिर क्या करते हैं? रिवाइव करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। माइटोसिस जो है ग्रोथ करवाती है। दूसरा रिपेयर। रिपेयर का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम बॉडी में कहीं कट लग गया तो बॉडी उसको रिपेयर कर देगी, दोबारा ठीक कर देगी। तो यहाँ पर माइटोसिस इन्वॉल्व है, क्योंकि मियोसिस आपको पता है कि गैमेट्स बनाती है, स्पर्म और एग की फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर चार नए डॉटर सेल्स बनाता है। कितने स्टूडेंट्स? चार नए। एक पेरेंट सेल है ये डिवाइड होकर चार डॉटर सेल्स बनाता है और हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद है वो हाफ होती है। यहाँ पे 46 थी तो यहाँ पे 23 होगी, 23 इसको इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, क्लियर? स्टूडेंट्स अभी आप सब बेसिक सा फर्क ज़हन में रखें। ठीक है, ये गैमेट्स, गैमेट्स स्टूडेंट्स हम किसे कहते हैं? गैमेट्स हम कहते हैं सेक्स सेल्स को, स्पर्म और एग दोनों को मिलाकर हम गैमेट्स कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा कि स्पर्म और एग दो डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स आपस में मिलते हैं और मिलकर नतीजे में नया आकार बनता है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गैमेट्स के मिलने की वजह से गैमेट्स मियोसिस के जरिए बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लाइफ जो है, ये लाइफ के लिए सारा बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, होमियोस्टेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आप लोगों को ये जुबानें याद होनी चाहिए, के नाम आपको तरतीब से याद होने चाहिए और इनके अंदर क्या मटेरियल लिखा हुआ आपको ये भी याद होना चाहिए। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं अगर आपको चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसमें एज इट इज जो है वो कोई फिलॉसफी नहीं है कि आपने जो है बुक की वर्डिंग लिखनी है। आप सिंपल इसको समझकर आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन आपको टू द पॉइंट चीजें क्लियर। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।